अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम बयान से। जितने एनआरओज वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिए हैं उतने किसी आमिर ने भी नहीं दिए। ताज़ा तरीन एनआरओ भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामान में पुरजोर खिताब, आखिर में जवाब सुने बगैर अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वज़ीर आज़म आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। जितने एनआरओ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन महजारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। एक इंडियन स्पाई को। और इसके जवाब में वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद कहते हैं, हादसाती चेयरमैन को डर और खौफ किस बात का है? जैसे ही पता चला कि कोई जवाब देने आ गया तो कोरम की निशानदही करके चलते बने। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। जब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में वो बात करते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो पार्लियामेंट से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन आज तो कमाल कर दिया, इतनी बेसब्री, इतना डर, इतना खौफ कि बड़े दबंग अंदाज में तकरीर कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें इल्म होता है कि अब तो जवाब देने के लिए कोई मौजूद है, तो खुद को पार्टी का चेयरमैन कहने वाले, जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद को हम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। कोई सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात हो तो वो कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। इनके अब्बू भी कहते हैं कि नैब की क्या मजाल के वो मुझसे सवाल पूछे। ये जो वडेरापन, ये जो एक वडेरों की सोच है, इनके अंदर एक खुद को लैंडलॉर्ड और पता नहीं कि क्या बादशाह सलामत समझे हुए हैं, ये जमहूरियत को नहीं समझ सकते। अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। नैब की तफ्तीशी टीम की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नैब के तफ्तीशी अफसरान में सलाहियत है, ना रेफरेंसेस का कोई मयार। लोग बरसों तक फंसे रहते हैं। अदालत ने नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने की हिदायत कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तफ्तीशी अफसरान तब्दील करने का हुक्म दे दिया। करार दिया कि नैब में तफ्तीश का मयार जांचने के लिए कोई निजाम नहीं। नकायद से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है, जिससे अदालतों को फैसला करने में मुश्किलात होती हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब अहलियत पर फिर सवालात उठा दिए। सख्त रिमार्क्स में कहा, नैब वाले कच्चे पक्के केस बनाकर अदालतों को भेज देते हैं। तफ्तीशी अफसरान में सलाहियत है, न रेफरेंसेस का कोई मयार। लोग सालों तक फंस जाते हैं और नैब तहकीकात चलती रहती है। रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। 50-50 गवाह बना लिए जाते हैं। 30 दिन में फैसले के बजाय लोग 30-30 साल तक फंसे रहते हैं। 21 साल से नैब रूल्स नहीं बने, प्रोसिक्यूटर जनरल का एतराफ। दरपेश मसाइल की दुहाई। बताया कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर्स को धमकियां मिल रही हैं। एक प्रोसिक्यूटर पर फायरिंग भी हो चुकी। ना पूछे फायरिंग का मुकदमा दर्ज करने के लिए किसको बीच में लाना पड़ा। हुकूमत फंड्स देने में हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया सब हमारे खिलाफ है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हौसला मिलता है। अदालत का नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म। करार दिया कि SOPs रूल्स का मुतबादिल नहीं हो सकते। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। नैब का इदारा गैर आईनी हो चुका है। अब ये हुकूमत नैब की मौजूदगी में करप्शन के खात्मे की बात नहीं कर सकती। नया इदारा बनाना होगा जो सबका एहतसाब बिला इम्तियाज कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर रोशनी डाली। देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
अपने ऑर्डर में कहा है नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है, असल सियासी क़यादत को, असी सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा करें जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। और ऐसे में नैब कवानीन में तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो गई। बिलावल जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद नैब कवानीन में तरमीम तैयार करने का फैसला कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, पीपल्स पार्टी नैब की खुलकर मुखालफत कर रही है। बिलावल तो नैब को बंद करने का कहते आए हैं, अब कौन सी नैब कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त नैब का मामला ज़ेर गौर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें तरामीम तैयार करने का उन्होंने फैसला किया है कि वो तरामीम तैयार करके पेश करेंगे कौमी असेंबली में ताकि उनकी मंजूरी हो सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में आला सतह पर इजलास हुआ है, मुशावरत जारी है। फारूक शाहिद को भी तलब किया गया है। शेरी रहमान, मुस्तफा नवाज खोखर इस मुशावरत में शरीक हैं। फारूक शाहिद ने बिलावल भुट्टो को नैब कवानीन के मामले पर ब्रीफिंग दी और जो नई तरामीम है वो पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है ताकि जो नैब के कवानीन है उसको तब्दील किया जा सके। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला याज ने कहा है इस्लाम में एहतसाब का जामे तसव्वुर मौजूद है। अरबों की करप्शन करने वालों को पकड़ कर प्ली बार्गेन करना इस्लाम में नहीं। में तो एहतसाब का बड़ा जामे तसव्वुर है। एक बंदा करोड़ों अरबों की करप्शन कर लेता है, इसके बाद फिर आप उन्हें पकड़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो एतराफ़ कर ले, एतराफ़ जुर्म कर ले, उस पर आप दबाव डालते हैं, फिर प्ली बार्गेन करते हैं। ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है। तो उमूमी एहतसाब जो है ये इस्लाम के अंदर इस्लाम का तस्वर है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को आप टारगेट कर लें। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर एहतसाब का तस्वर है और वो मुनसिफाना नहीं है। अब आपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकर साहब का फैसला नैब के हवाले से देखा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात नैब के बारे में मौजूद हैं, किसी ने हमसे राब्ता तक नहीं किया। कोई तो कौम की जिम्मेदारी भी बन जाती है ना, कोई भी वफाकी शरई अदालत में नहीं जाता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों के केस में 17 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह ने केस पर मजीद समाअत से माजरत कर ली। समाअत का अहवाल देखते हैं शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में एक और पेशी। लीगी कारकुन भी इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब ने इन्हें तफ्तीश मुकम्मल होने का बताया था, लेकिन अब नैब हुकाम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, इमरान खान से फिर काम कर सकते हैं? दो रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर ने केस सुनने से माजरत कर ली। उनका कहना था कि वो शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ से ताल्लुक की बुनियाद पर समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस शहराम सरवर ने केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। माली मुश्किलात के बायस नई एहतसाब अदालतों का फौरी क़याम मुमकिन नहीं। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया कि 120 अदालतों के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तहरीरी जवाब में कहा गया अदालतों के क़याम में माली मसाइल दरपेश है, मुतालिका हुकाम से मुशावरत शुरू कर दी गई है। नई अदालतों के क़याम के बाद सालाना 2 अरब 86 करोड़ रुपए के बजट की ज़रूरत होगी। वज़ारत ने यह भी कहा कि मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतें फ़ाल है, जहां 975 मुकदमात ज़ेर इल्तिमा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद गैर फ़ाल 5 अदालतों में जजेस तैनात कर दिए गए हैं।
سابق وزیر قانون بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں حکومت کچھ بھی کر لے لیکن مزید عدالتیں قائم کرنا پڑیں گی. سما سے گفتگو میں انہوں نے کہا کابینہ کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک بار مزید عدالتیں قائم ہو گئیں تو مقدمات کی سماعت میں تاخیر کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے 120 عدالتیں یا جتنی بھی عدالتیں آپ نے قائم کرنی ہیں اس پہ خرچہ تو ہوگا. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچنا پڑے گا کہ کتنی عدالتیں بنانی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ایڈیشن کرنی پڑے گی اور میرا خیال ہے یہ جلد سے جلد کر لینی چاہیے کیونکہ آپ ایک بجٹ کے بعد آپ کی پھر نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کرنا ججز کا کو کرنا آپریشنل ایڈمنسٹریٹو سٹاف ان کا جو ہے وہ اس کو لانا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ٹائم تو لگے گا ضرور. جلد سے جلد بھی ہو سکا. میں نہیں دیکھتا کہ یہ 2-3 مہینے سے پہلے معاملات ختم ہو سکتے ہیں لیکن ایک بار مجھے یقین ہے کہ یہ ہو گیا تو پھر اس سے کچھ حد تک یہ جو عدالتوں میں تاخیر ہو رہی ہے فیصلوں میں وہ اس میں کمی آئے گی. ارے بس 1 منٹ میری بھی سنی جائے. ارے سن لیں. ڈاکٹر شیریں مزاری قومی اسمبلی میں فریاد کرتی رہی مگر دوسری جانب ایوان میں شور شرابہ ہوتا رہا. اسپیکر بھی حاضرین کو سننے پر قائل کرتے رہے. شور شرابہ ایسا کہ آواز ہی دب گئی. خدا کے واسطے بات تو سن لیا کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ جواب ہی اسپیکر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اگر 1 سیکنڈ بات تو سن لیں. 1 سیکنڈ بات سن لیں. یہ کیا ہوا کہ وہی بولتے جائیں؟ جی اسپیکر صاحب نہیں کٹھا میں بھی جب وہ میری بات سنیں گے وہ جواب دوسرا چاہتے ہیں. 1 منٹ خاجہ صاحب تشریف رکھیں. میری 1 سیکنڈ بھئی ہمارے بھی سن لیا. یہ ڈاکٹر شیریں صاحبہ 1 سیکنڈ اسپیکر صاحب ان کو جواب دینے دیں مجھے دینے دیں بیکاز جو کئی فیصلے ہوئے تھے جب پی 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 اور ہم دونوں اپوزیشن میں تھے اسی کیس کے حوالے سے مجھے وہ بتانے دیں. یہ کیا بولتا جا رہے ہیں کسی اور کو سننے نہیں دیتا. آپ اپنی بات کر لیں. ان کو کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے جواب سننے سے؟ Why are they scared to hear the facts? سرحدوں ہی نہیں اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت میں بھی پاکستان سب سے آگے ہے. پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے. اس سال پاکستان ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار دے دیا گیا. بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. NTI نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس نے تازہ رپورٹ جاری کر دی. ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی NTI نیوکلیئر انڈیکس کی سالانہ رپورٹ جاری. پاکستان ذمہ دار ترین ریاست اور تنصیبات کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار. بھارت کو 6 پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا. نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی رپورٹ کے مطابق دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے اس سال سیکیورٹی اینڈ کنٹرول کیٹیگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے. اپنے درجے کو 7 پوائنٹس بلند کیا. بھارت کے 41 کے مقابلے میں پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کیے. پاکستان نے پلس 25 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تنصیبات کے تحفظ میں بھی بھارت کے 53 پوائنٹس کے مقابلے میں پاکستان کا اسکور 58 ہے. پاکستان کا 33واں اور بھارت کا 38واں نمبر ہے. تمام 22 ممالک کا مقابلہ کیا جائے تو اثاثوں کے تحفظ میں پاکستان کا 19واں اور بھارت کا 20واں نمبر ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ثابت ہو گیا پاکستان ہر لحاظ سے ایک ذمہ دار ملک ہے. امریکہ کی سابق سفیر اور تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس کی مستقل مندوب لورا ای کینیڈی نے ٹویٹ میں لکھا خوشائند بات یہ ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے حامل ملک پاکستان کی سیکیورٹی کی درجہ بندی میں سب سے زیادہ بہتری آئی ہے. چاند نہ نکلے تو پریشانی, چاند نظر آ جائے تو بھی مسئلہ, اور یہ مسئلہ وزیر سائنس فواد چودھری نے اور بڑھا دیا. رایت ہلال کمیٹی کے عید الاضحیٰ 1 اگست کو ہونے کے اعلان کے بعد فواد چودھری نے گزشتہ روز چاند کی تصویر ٹویٹ کی. سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ پہلی کا چاند ہے. مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی منطق یکسر مسترد کر دی. وزیر سائنس فواد چودھری نے ٹویٹر پر چاند کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سوال کیا تھا کیا یہ پہلی کا چاند ہے.
کیا سورج غروب ہونے کے بعد چاند اتنی دیر تک آسمان پر رہتا ہے؟ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا. کہا جسے سائنس کی مبادیات کل نہیں وہ خود کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہا ہے. انہوں نے فواد چودھری سے سوال کر دیا. شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب طلوع ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا؟ مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی منطق یکسر مسترد کر دی. ان کا کہنا ہے وفاقی وزیر کی باتوں کا شریعت اور سائنس دونوں سے کوئی تعلق نہیں. سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے یہ پہلی کا چاند تھا. پاکستان میں عید اور رمضان کے چاند کا تنازع کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے رویت ہلال کا تصور ملک سے پورے خطے تک پھیلانے کی تجویز دے دی. سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال کو خصوصی انٹرویو میں چیئرمین کونسل قبلہ ایاز نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو ایک خطہ تصور کیا جا سکتا ہے. رویت ہلال کمیٹی اور وزیر سائنس میں اختلاف سے متعلق بولے فواد چودھری کو چھیڑ چھاڑ کی عادت ہے، وہ اس سے انجوائے کرتے ہیں. علماء اور اسپیس ٹیکنالوجی کے درمیان رابطے کا اہتمام ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ تخلیق چاند کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جبکہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ رویت یعنی چاند کا قید دینا اور شہادت اس حوالے سے اس پورے معاملے کو دیکھتی ہے. جو شرعی نقطۂ نظر ہے وہ تو رویت ہے، تو ہم نے تو رویت کے مطابق ہی جانا ہو. فواد صاحب اور رویت ہلال کمیٹی دونوں ایک میز پر بیٹھ جائیں، کوئی اتنا اختلاف بڑا ان کے درمیان نہیں ہے. وہ ایک تو چودھری فواد صاحب کی عادت ہے چھیڑنا، تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تمام علماء کرام اور اسپیس ٹیکنالوجی کے درمیان ایک رابطے کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹرمز آف ریفرنس رویت ہلال کمیٹی کے تشکیل دیے جائیں، یہ طے کیا جائے کہ کیا ہمارے لیے شہادت جو ہے وہ پاکستانی حدود کے اندر ضروری ہے یا جو مختلف ممالک ہیں آس پاس وہاں بھی اگر رویت ہو جائے تو اس کو پاکستان بھی تسلیم کر سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے بعض علاقوں میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ چاند کی رویت کا امکان تک نہیں ہوتا، اس کے باوجود شہادتیں آ جاتی ہیں. انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے آسمان میں، حالانکہ وہ چاند ہوتا نہیں، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ قابل حل مسئلہ ہے. کراچی میں ایک اور پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا. 50 سالہ محمد غلام کو جیٹ لائنز میں گولی مار کر شہید کیا گیا. قاتل سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے. سعود بن مرتضی رپورٹ کریں گے. ایک اور پولیس اہلکار کا قتل کراچی میں دن دہاڑے ASI محمد غلام کو شہید کر دیا گیا. واقعہ جیٹ لائنز میں اس وقت پیش آیا جب 50 سالہ اہلکار پان کے کیبن پر کھڑا تھا. محمد بھائی آئے تھے میرے پاس نسوار لینے، انہوں نے نسوار مانگی، پیچھے سے ایک لڑکا گھوم کے آیا، پہچانا میرے کو، انہوں نے کہا نہیں یہ پیچھے کر. اس نے فوراً گولی ماری، گولی مار کے نا ایک گردن پہ گولی ماری. جب محمد بھائی گرے تو پھر اس کی پسٹل نکال کے سیدھا چلا گیا. مقتول کے بھائیوں نے بتایا کہ ASI محمد غلام کو حال ہی میں کسی سے دھمکی ملنے کا علم نہیں، البتہ چند سال پہلے وہ قاتلانہ حملے میں بال بچے تھے. میں نے ہی اٹھایا اور جینا لے کے گیا ہوں. جینا جب لے کے گیا ان کو سانسیں تھی، جینا میں انٹر ہوا ہوں، انہوں نے دم توڑ دیا تھا. سارے اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ گورنمنٹ ملازم تھے، کوئی کرمنل نہیں تھے. کرمنل ہوتا تو انسان ہاتھ ڈالتا ہوا بھی ڈرتا ہے. اس نے ڈیٹا لگایا ہوا تھا تو جیسے آیا پیچھے آدمی ہے تھا یا نہیں تھا یہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ اس نے آیا، اس نے آتے ہی گردن میں گولی ماری ہے. مقتول غلام محمد آلٹری میدان تھانے کے شعبہ تفتیش میں تعینات تھا. حکام کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ممکنہ طور پر ایک ہی گروہ شامل ہے جو واردات کے بعد سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے جاتا ہے. 23 روز میں اب تک 3 پولیس افسران اور جوانوں کو شہید جبکہ ایک کو زخمی کیا جا چکا ہے. تفتیشی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والا گروہ 4 سے 6 دہشت گردوں پر مشتمل ہے جس کے ٹھکانے لانڈھی، کورنگی اور محمود آباد میں ہیں. اپڈیٹس حاصل کریں گے چیف کرائم رپورٹر احمر رحمان خان سے. احمر، اس انکشاف سے متعلق مزید کیا بتا رہے ہیں تفتیشی حکام؟
जी देखिए, तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि 20 दिनों में 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है और हमले में जो है वो एक ही नया गिरोह जो है वो मुलव्विस है। एहलकारों को शहीद करने के बाद असला भी साथ जो है वो ले जाता है। इब्तिदाई तौर पर ये लगता है, तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह है और गिरोह में शामिल जो लोग हैं वो बगैर एहलकारों की रैकी किए इनको निशाना बनाते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी अफसर की पहले कोई रैकी की जाए, उनको निशाना बनाने से पहले सिर्फ उनको निशाना बनाया जाता है और उसके बाद मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि मुल्जिमान के ठिकाने लांडी, कोरंगी, महमूदाबाद के इलाकों के करीब हो सकते हैं क्योंकि तीनों वारदातें जो है वो इन्हीं इलाकों के करीब जो है वो की गई हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है तफ्तीशी हुकाम का कि मुल्जिमान कार्रवाई के लिए आते हैं, निशाना बनाते हैं पुलिस एहलकारों को और उसके बाद कई दिनों तक रूपोश रहते हैं और उसके बाद फिर जो है वो सामने आते हैं, एक वारदात करते हैं और फिर रूपोश हो जाते हैं। यानी कि बिल्कुल अहमर, ऐसे में आम सवाल ये भी है कि ठिकानों का इल्म हो गया है तो क्या वजह अब तक कातिल पकड़े ना जा सके? अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अहमर। मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना केसेस में मुल्क भर में कमी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वायरस खत्म हो गया है। वायरस किसी भी वक्त दोबारा फैल सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद के बारे में भी बताया। वो प्रोग्राम नया दिन में बात कर रहे थे। लाइन कम होने का मतलब हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि ये खत्म हो गई, ये किसी वक्त भी दोबारा बढ़ सकती है। लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाता है कि चूंकि अब ये डिक्लाइन शुरू हो गई है तो लिहाजा एहतियात की जरूरत नहीं, तो इसलिए पहले से मैं समझता हूँ कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो सर्वे है जी, ये बिल्कुल सर्वे हुआ है, इसे सीरो प्रेवलेंस सर्वे कहते हैं। ये सर्वे की फाइंडिंग्स, इनके ऊपर फर्दर इनका एनालिसिस कर रहे थे कि ये किसी वजह से मीडिया के अंदर चली गई, अभी नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि हमें अभी इनका रिव्यू कर रहे हैं। इसको लोग गलत समझते हैं। ये लोग एक्सपोज तो हुए हैं वायरस से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे पॉजिटिव है और ये सारे मरीज है। जितने ज्यादा लोग सीरो पॉजिटिव हों और वो साइन सिम्टम्स उनको ना हों और वो ट्रांसमिट ना कर रहे हों डिजीज को, तो ये तो अच्छी बात है, इसलिए कि इनके अंदर इम्यूनिटी आ गई अगेंस्ट दिस वायरस। सही, तो इसको सही तनाजुर में देखना समझना बहुत जरूरी है। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में एक मस्जिद से 12 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। फयाज अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। ये है जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल की मस्जिद कुबा, जहां 12 साल बाद अजान की सदाएं गूंजने लगी। 2008 में इस मस्जिद के इमाम पर इंतहा पसंदी फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर मस्जिद को ताला लगा दिया गया था। यहाँ जो मकामी जरगा है तो उन्होंने भी कोशिश की, सियासी जो कायदीन हैं उन्होंने भी की, और उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है तो वो भी बहुत खुशाइंद किस्म का एक फ़ैसला आया है। मस्जिद में ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश के लिए जल्द तामीर और मुरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। 12 साल बाद इस मस्जिद का दोबारा आबाद होना इस बात का सबूत है कि इस इलाके में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, लंडी कोतल। मुत्तहदा अरब इमारात में ईद उल अज़हा की नमाज घरों में पढ़ने की तैयारी की जा रही है। तकबीरों के लिए ऑडियो वीडियो सहूलत का अहतमाम किया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस के तर्जुमान डॉक्टर सैफुल दरहाई ने ट्विटर पर तफसीली पैगाम जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना वबा से बचाव के लिए ईद उल अज़हा पर मसाजिद में 50% नमाजियों के लिए गुंजाइश रखी गई है। नमाजियों में 2 मीटर का फासला कायम रखा जाएगा। अजान और अकामत के दरमियान 10 मिनट का वक्फा होगा, जबकि दीगर नमाजी घरों में ही नमाज में शिरकत कर सकेंगे। पैगाम में कहा गया है कि हुकाम मज़बा खानों में कुर्बानी का सारा अमल मॉनिटर करेंगे। आलमी वबा कोरोना के सबब अब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास खटाई में पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार आलमी रहनुमा सालाना जनरल असम्बली इजलास में शरीक नहीं होंगे। सितंबर में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क जाने के बजाय वीडियो पैगामात भेजेंगे। 193 सरबराहान हुकूमत व मुमलिकत मकामी और आलमी उमूर पर वीडियोज़ के जरिए इजहार ख्याल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना के सबब न्यूयॉर्क में बड़े वफूद के साथ पहुँचना नामुमकिन है। सोशल मीडिया पर किसी के एक क्लिक से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अरशद चायवाला मंजर से गायब क्यों? ब्लू आई स्टार को समा ने ढूंढ निकाला। कहते हैं कोरोना वबा के बायस वक्त मिल गया तो पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन
शोबिस का सफर भी नहीं थमा। पहली फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर ली, कहवे के नए ब्रांड्स और नए कैफे को लॉन्च कर दिया है। कहते हैं चाय तो मेरी पहचान है, उसे कभी नहीं छोड़ सकता। चाय मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा पहचान है। जितना मैं ट्रैवल करूँगा ऊपर जाऊँगा, इतनी अपनी पहचान को भी साथ ऊपर लेके जाऊँगा। मैंने स्टार्ट किया अपना कैफ़े का ब्रांड लॉन्च किया है, एक और ब्रांड लॉन्च किया कैवे का, कश्मीरी क्या हुआ है, कोयटा क्या हुआ है और पेशावरी क्या हुआ है। एक्टिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मॉडलिंग भी चल रही है। अभी मेरी मूवी भी आ रही है इंशाल्लाह 24 आवर्स, जिसकी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। चाय वाले फ्रेंड्स जो है वो मैंने अपनी टीवी शो बनाई है, 3-4 एपिसोड मैं बना चुका हूँ, रिलीज़ भी कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं स्टार्टिंग में जब इस फील्ड में आया हूँ तो हर एक मुझे पूछ रहा था कि भाई आपका फेवरेट कौन है, और मेरा जो फेवरेट है वो शाहरुख खान है। मैंने एक वीडियो सॉन्ग किया था मुस्कान जी के साथ, उसकी वजह से घर वालों ने थोड़ी सी पाबंदी लगा दी थी, पर वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। वायरस में कुछ टाइम ज़्यादा में मिल रहा है, मैं बीच में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अभी मैंने जिम भी ज्वाइन किया है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने ख्वाब देखी थी पहले, 12 या 14 घंटे एक इंसान ड्यूटी करता है, मजदूरी करता है, वो ख्वाब कभी भी नहीं देख सकता। जिनके घर वाले अफोर्ड ना कर सके, उनके लिए मैं ऐसा इदारा बनाओ जिसमें वो बच्चे आकर पढ़ाई भी करें और एक ऐसा हुनर भी उसमें सीखता जाए साथ साथ। कराची में आटा 68 रुपए किलो और चीनी 90 रुपए किलो हो गई है। महंगाई के मारे अवाम कहते हैं कहाँ है वो अफसरान जिनका काम कीमतें कंट्रोल करना है। मज़ीद बताएंगे खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावेदार हुकूमत को शायद इल्म नहीं कि बाजार में एक मरतबा फिर चीनी और आटा महंगा हो चुका है। खरीदार क्या सोचते हैं जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्या तब्दीली आई है? कुछ तब्दीली नहीं आई, अवाम को मार रहा है। वो तो रोटी ना खाएं, भूखे मर जाएं। बस भैया क्या मशवरा देंगे, हुकूमत क्या करेगी हमारे लिए? कुछ नहीं करेगी हुकूमत। 20-22 हज़ार रुपए की नौकरी के अंदर इस टाइम पे गुजारा करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है कि अल्लाह के वास्ते कराची को देखें या महंगाई को देखें। इंतहा से ज़्यादा एक आम आदमी इस वक्त 1-1 और 2-2 किलो आटा खरीद रहा है। जब भी बकरीद आती है उस वक्त आटा चीनी ये त्योहारों में बहुत महंगा हो जाता है। आटा हो गया 68 रुपए किलो, जबकि चीनी हो गई 90 रुपए किलो। लगता है कि आइंदा दिनों में चीनी भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेगी। जेकबाबाद में पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली गंदम और आटे से भरे ट्रक को रोक दिया गया है। ड्राइवर्स ने बाईपास पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी है। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे वली सोमरो से। वली बताइएगा क्या सूरत हाल अब बनी हुई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये पंजाब से ये जो बड़ी तादाद में ट्रकें थी वो बलूचिस्तान जा रही थी, स्मगलिंग हो रही थी गंदम और आटे की। तो यहाँ पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर जेकाबाद और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की हुक्म पर इन्हें रोक दिया। बड़ी तादाद में ट्रकों को मुख्तलिफ बाईपास पर जो कायम होटल है वो वहाँ पे इन्हें रोक दिया गया है और कई घंटे ये रोक के रखा गया था। जो ड्राइवर हजरात है वो बिल्कुल विफर गए और वो सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया है। एहतजाज के बाद सड़कें जो है वो सड़क जो है वो ब्लॉक हो गई है, गाड़ियों की कतारें लग गई थी। पर वो पुलिस का ये कहना है कि हमें हुक्म मिला था, उसको हमने रोका है। और जो ड्राइवर हजरात है उनका ये कहना है कि हमें न कोई लेटर दिखाया गया है, न कोई ऐसा कोई हुक्मनामा दिखाया गया है कि जिसकी वजह से हमें रोका जाए। हुक्म तो है ये सिंध से पंजाब जाने वाली ट्रकों को रोका जाए, हम बलूचिस्तान जाने वाली, मगर हम पंजाब से बलूचिस्तान जा रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? और अभी तक और यही वजह है कि धरना दे रखा है और सड़क को भी ब्लॉक कर दिया गया है। वली सोमरो अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो ने अजरक वाला मास्क पहनकर मुल्क की सकाफत को उजागर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ऐसा ही करना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पीपीए चेयरमैन के मास्क पर वजाहत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने इस मामले पर तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपने सिंध की, अपने मुल्तान की, अपने पाकिस्तान की जो सकाफत है, हमारी अजरक, जिसको दुनिया भर में उजागर करने की ज़रूरत है, हमने तो उसको उजागर किया, अपने चेहरे पर लिया है, बजाय इसके इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए। मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म को भी वो मास्क पहनना चाहिए ताकि दुनिया भर में हम अजरक को उजागर करें और कल को हम अपनी अजरक को एक्सपोर्ट करें ताकि ज़र मुबादला कमा सकें।
मरदान में मुजस्मा तोड़ने की वीडियो बनाने वाले शख्स से भी पूछगछ होगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के 20 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें, मरदान में मुजस्मा तोड़ने वाले 4 मुल्ज़िमान को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बताया कि वो मुजस्मे को आम पहाड़ी पत्थर समझकर तोड़ रहे थे। वाक़े के 20 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। पुलिस का कहना है कि मुजस्मा तोड़ने की वीडियो बनाने वाले शख्स से भी पूछगछ करेंगे। कहा जाता है कि मरदान शहर हजारों साल पुराना है। नए शहर के नीचे पुराना शहर आबाद है। गंधारा तहजीब का तमद्दुन रहने वाले इस इलाके में कई राज दफन हैं जो मामूली खुदाई के दौरान निकल आते हैं। शहाब अकबर की रिपोर्ट देखिए। मरदान से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक अनजानी दुनिया की शुरुआत होती है। पहाड़ों में घिरी कदीम इमारतें, गार नुमा कमरे, स्टोपे, यहाँ हजारों बरस कबल कायम यूनिवर्सिटी और दरसगाहों के बाकियात हैं। ये सब आपको किसी पुरानी फिल्म जैसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत जरा सी मुख्तलिफ है। तख्त भाई के गांव सिरी बहलूल की जमीनें हर गुजरते दिन के साथ राज उगल रही हैं। हल्की सी जमीन खोदी नहीं कि समझिए हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ और दीगर नवादरात निकल आए। गुज़िश्ता एक बरस में मैंने तकरीबन 83 FIR किए नवादरात माफिया के ख़िलाफ़, और ये 70 साल जो पाकिस्तान की तारीख़ है, तो पूरे महकमे ने इतने FIR नहीं किए, इतने कार्रवाइयाँ नहीं की। और गंधारा सिविलाइजेशन का मरकज़ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। महकमा आसार कदीमा ने पूरे इलाके में खुदाई पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन आज भी यहाँ मकानात बगैर इजाज़त तामीर किए जा रहे हैं। ना आर्कियोलॉजी वाले यहाँ आते थे, ना कोई और डिपार्टमेंट यहाँ आते थे कि लोगों को शऊर देते थे कि भाई ये तो कीमती है, या उसको रुकवा लेते थे, या उसको जमा कर लेते थे, महफूज कर लेते थे। बात करें तख्त भाई के गाँव की तो सिरी बहलूल, कामरान, गुलपुर डेहरी, हिंदू किले, चोहा डेरी ऐसे आसार कदीमा से भरे पड़े हैं। बुद्धमत के खंडरात, महमूद गजनवी, मुगलों, दरानियों और अंग्रेज़ों की फतूहात सुनाते इस शहर के सीने में आज भी कई राज दफन हैं, और हैरत है कि देखभाल करने के लिए महकमा आसार कदीमा की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं। शहाब अकबर, समा, मरदान। और वादी स्वात में भी हजारों साल पुराने खंडरात से दरियाफ्त होने वाले कीमती आसार और नवादरात और बुद्धा के मुजस्मे आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बेशतर नवादरात अजायब घर की जीनत बने हुए हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादी स्वात में मुख्तलिफ तहजीबें फली फूली और अपने उरूज तक पहुँच गई। 4000 साल पुराने पत्थर का दवर हो, 300 साल कबल मसीह सिकंदर आजम का जमाना, बुद्धमत के पैरोकार और हिंदू शाही के आसार आज भी तारीख का जिंदा बाब है। 1956 से अतालवी माहिरीन की जानिब से आसार कदीमा की दरियाफ्त का काम जारी है। 1963 में बनने वाले स्वात म्यूजियम तो इन नवादिरात का खजाना है। अगर स्वात की बात करें तो स्वात को माजी में उद्याना कहते थे, और आज मुसलमानों के लिए जितना मक्का मदीना मुक़द्दस है, वजराना बुद्धिज़्म के पैरोकारों के लिए इतनी ही ये जगह मुक़द्दस है। माजी में गंदारा तहजीब के इन आसार और मुजस्समों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन अब महकमा आसार कदीमा इस कौमी विरसे की हिफाजत के लिए पुरज़म है। अनफॉर्चुनेटली इंसर्जेंसी पीरियड में जिस तरह जहानाबाद बुद्धा को नुकसान पहुँचा, तो खुशकिस्मती से हमने उसकी कंजर्वेशन प्रॉपर कर ली है विद द हेल्प ऑफ इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। स्वात का ये तारीखी खित्ता आज भी बुद्धमत के पैरोकारों का गहवारा है, जहाँ पर वो आजादाना तौर पर मजहबी रसूमात अदा करते हैं। वादी स्वात की सरजमीन गंदारा तहजीब की अमीन है, जहाँ आज भी ये कदीम आसार अजमत रफ्ता की तिलिस्माती कहानियाँ सुना रहे हैं। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। कराची में नशे ने गुलिस्तान जौहर से बाइक चोरी की और 500 रुपए में बेच दी। मजीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद बताइएगा, नशे चोर का तो पता चल गया, लेकिन 500 में बाइक खरीदी किसने थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 का इलाका है, जहाँ से नशे ने बहुत शातिरी से जो है ये मोटरसाइकिल चोरी की, और उसके बाद बताया जा रहा है कि सोराबगुड़ महाजिर कैंप के इलाके में इसने ये बाइक सिर्फ 500 में न बेच दी, जिसके बाद जो मुद्दई था इसने इसको इलाके में ही देखा जहां एक और मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से था, जिसने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। दौरान तफ्तीश
اس کا ایک اور جو ہے ساتھی گرفتار ہوا. پولیس کا SSP ہیں ساجد صدر، ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو جو ہے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. دوران تفتیش انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ نشہ کی عادت پوری کرنے کے لیے نشہ خریدنے کے لیے 500 روپے میں یہ موٹر سائیکل انہوں نے فروخت کر دی تھی، جو بعد میں مدعی نے خود جو ہے واپس برآمد کری اور پولیس نے جو ہے وہ مدعی کو واپس دلائی. پولیس کا کہنا ہے کہ نشئی جو ہے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے یہ وارداتیں اسپیڈ کرائم کی کرتے ہیں. بہت شکریہ سعود، اپڈیٹ کیا آپ نے. کمشنر کراچی کی کہیں کوئی ریٹ نہیں، شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. خورشید عالم کی رپورٹ. کراچی نے کہا کہ جو ایسے منڈیاں ہم ان کو لگنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے جی. مطلب کہ آپ لوگوں کو تنگ ونگ تو نہیں کرتا نا یہاں پہ پھر اگر لگاتے ہیں تو؟ نہیں. یہ حال ہے سرکاری احکامات کا. کمشنر کراچی بھی کٹ پتلی ثابت ہونے لگے. شہر میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں دھڑلے سے قائم کر دی گئیں، مگر کوئی روک ٹوک نہیں. گائے، بیل، بکرے، دمبا، جس کو جو چاہیے بس گھر سے قدم نکالے اور تھوڑے فاصلے پر مرضی کا جانور آپ کو مل جائے گا. منڈی جانے کے آپشن تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. وہاں پہ سودا بنتا بڑی مشکل سے، اور ماشاءاللہ میں 5 سال سے میں آ رہا ہوں یہاں پر، اور یہاں سے میں لے کر جاتا ہوں اپنے بجٹ کے حساب سے. یہاں پہ جب بھی آئے ہمیں تو بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے تو یہاں سے جانور ہم لوگ لے کے گئے. عید قرباں قریب آتے ہی شہر بھر میں غیر قانونی منڈیوں کا جال بچ چکا ہے. مویشی منڈیاں لگانے والے کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، نہ ہی کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی. اور کراچی سے لاہور تک راجن پوری بکروں کی دھوم مچی ہوئی ہے. مویشی منڈیوں میں بھی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. الیاس گبول رپورٹ کریں گے. راجن پوری بکرے جن کے نخرے ہیں وکھرے، دراز قد، چوڑا سینہ، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ. اس لیے ملک بھر سے خریدار راجن پور کی مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں. دور دراز سے آئے شہری قیمتوں کا سن کر پریشان ہی ہو گئے. کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے. جو پچھلے سال بکرا ہم نے 60,000 کا خریدا تھا، ابھی وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے. تو میں نے 2-3 بکرے دیکھے ہیں، قیمتیں بھی پوچھی لیکن بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹرائی کر رہا ہوں. جو بڑے جانور ہیں وہ وہاں یہاں پہ تو دستیاب ہے ہی نہیں ہے. ابھی منڈی اتنی تیز ہے، جو 50,000 اس کا 1,00,000 روپے مانگ رہے ہیں بکرے کا. مویشی مالک کے مطابق وہ جانوروں کو محبت سے پالتے ہیں، سال بھر کھلا پلا کر خوب دیکھ بھال کرتے ہیں. دودھ وغیرہ اس کو پلاتے ہیں اور کھال بھی کھلا دیتے ہیں اور گندم کی دانے بھی کھلاتے ہیں. مویشی مالکان کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب منڈی میں لائے گئے جانوروں پر لگائے گئے ٹیکس میں بھی کمی کرے. الیاس گبول، سما، راجن پور. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ارکان کورونا سے بچاؤ کی SOPs پر سختی سے کاربند ہیں. کمیٹی روم میں رش بڑھنے پر متعدد ارکان چلتے بنے. اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد سے. شکیل، کون کون شامل تھا ان میں؟ اور دیکھیں رمیز، اس میں 4-5 اراکین تھے جو اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، جن میں شہری رحمان ہے، آغا حسن بلوچ، راجہ پرویز اشرف، نور عالم و خواجہ شیراز محمود، اور اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رکن ہے اس کمیٹی کے سردار ایاز صادق، وہ بھی روانہ ہو گئے. کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ رش بہت زیادہ ہو گیا کمیٹی روم میں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، SOPs پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ پھر جو سردار ایاز صادق ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ سینئر سٹیزن ہیں، وہ جا رہے ہیں، جس پر یہ 4-5 اراکین اٹھ کر چلے گئے. لیکن چیئرمین کمیٹی رانا تنویر حسین اور مشاہد حسین سید اور ہینا ربانی خان یہ بیٹھے رہے، اور باقی بیوروکریسی کے اراکین اور معاون عملہ بھی موجود رہا. البتہ چیئرمین نے یہ ضرور کہا کہ آئندہ قومی اسمبلی سیشن کے دوران PAC کا اجلاس نہیں رکھیں گے تاکہ رش زیادہ نہ ہو. SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اپڈیٹس کے لیے شکریہ شکیل. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.